हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारी आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको अपनी पहली वीडियो में मतलब यहाँ पर हमने यूनिट 2 स्टार्ट की हुई थी मैकेनिक्स की, वर्क पावर एंड एनर्जी। तो यहाँ पर इसका ये सेकंड वीडियो है। अगर आपने इसका फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आपको उस वीडियो का लिंक आई बटन में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर इसका ये सेकंड वीडियो है। तो यहाँ पर हमारे पास टॉपिक आता है कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, तो अगर यहाँ पर इस चीज को हम प्रिसाइजली समझना चाहें तो देखिए, कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, इनिशियल से फाइनल पोजीशन में जाने में कौन सा पाथ फॉलो हुआ है, वो पार्टिकल कौन सा पाथ फॉलो करके फाइनल पोजीशन में पहुंचा है, उस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। और अगर हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करें तो उस केस में वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर भी डिपेंड करती है और जो पाथ फॉलो कर रहा है वो पार्टिकल, उस पर भी डिपेंड करती है वो फोर्सेस। ठीक है, तो ऐसे फोर्सेस को बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो आइए थोड़ा हम धीरे धीरे इसको स्टार्ट करते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, if the work done by a force in displacing a particle from one point to another is independent of the path followed by the particle। जैसे कि आपको हमने बताया कि जो पाथ फॉलो कर रहा है अगर उस पर वो फोर्स डिपेंड नहीं करेगा, मतलब जो पार्टिकल पाथ फॉलो कर रहा है, ठीक है, अगर उस पर फोर्स डिपेंड नहीं कर रहा है, जो फोर्स की मैग्नीट्यूड है या उसकी वैल्यू है वो इस चीज पर डिपेंड नहीं कर रही है, तो वो फोर्स क्या होगी, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, एक बार फिर से समझिए। इफ द वर्क डन बाय अ फोर्स इन डिस्प्लेसिंग अ पार्टिकल, ठीक, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, देन फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, मतलब सपोज आप ये सोचिए, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, यहां से यहां पर जाना है। ठीक है, तो देखिए, अगर ये पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, ठीक है, तो जो फोर्स लग रहा है इस पार्टिकल को इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पर ले जाने के लिए, ठीक है, अगर वो फोर्स कंजर्वेटिव है, अगर कंजर्वेटिव है तो चाहे वो पार्टिकल यहां से यहां जाए, मतलब C1 पाथ फॉलो करे, या फिर C2 पाथ फॉलो करे, दोनों ही केसेस में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा, जो वर्क डन होगा फोर्स के मतलब जो फोर्स ने वर्क डन किया होगा वो इन दोनों केसेस में सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऐसा ही लिखा हुआ है। अगर आपको पेपर में आएगा डिफाइन करने के लिए तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी होगी, और अगर एग्जाम्पल देना होगा तो फिर आप ऐसे लिखेंगे। देखिए आप कैसे लिखेंगे, ये फिगर बना दीजिए। ठीक है, अभी यहाँ पर फिगर ए की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो द वर्क डन बाय अ फोर्स अलोंग पाथ C1, ठीक है, इन मूविंग पार्टिकल फ्रॉम A टू B, वो वर्क डन क्या होगा, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्क क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला जैसा कि हम लोग जानते हैं, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वर्क यहाँ पर ये हम इसको ऐसे डिनोट कर देते हैं कि ये C1 के अलोंग है, इसलिए वर्क डन फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B अलोंग पाथ C1, ठीक है, इज इक्वल्स टू F डॉट dr। ठीक है, क्या करेंगे, एक छोटा सा यहाँ पर कोई हम पार्टिकल लेते हैं और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। मतलब एक यहाँ पर सपोज यहाँ पर ये पोजीशन A है, ठीक है, तो यहाँ पर हम एक कोई पोजीशन लेते हैं जिसकी पोजीशन हो जाएगी क्या, ऐसे, ये dr। ठीक है, तो जैसे हम एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए निकालते हैं स्मॉल वर्क डन dw, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर ये फॉर्मूला है F डॉट dr और फिर उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, किसी भी स्मॉल पॉइंट से, सपोज ये A है और यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर कोई भी पॉइंट हम ले लेते हैं सपोज P, ठीक है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो dr है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो स्मॉल वर्क डन होगा वो कितना होगा, dw इज इक्वल्स टू एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ dr, ठीक है। और जब हम पूरा इंटीग्रेशन निकालेंगे, मतलब इस पॉइंट ए से पॉइंट बी पर ले जाने के लिए, तो इसको हम इंटीग्रेशन कर देंगे, मतलब वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट dr फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहां से आया है, तो इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं, ठीक है। इसी तरह जो वर्क डन होगा फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अलोंग पाथ C2, उसकी वैल्यू क्या होगी, आइए देखते हैं। देखिए, तो यहां पर हम सिमिलरली लिख सकते हैं, यहां पर वर्क डन बाय द फोर्स अलोंग पाथ C2 इन मूविंग पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी विल बी, ठीक है। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अलोंग पाथ C2, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो इन दोनों में, इसमें और इसमें, ठीक है। इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ डॉट dr अलोंग पाथ C2, और यहाँ पर था अलोंग पाथ C1। तो ये दोनों है इक्वेशन, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं, ये इक्वेशन 1 थी हमारी, ठीक है। तो अगर ये फोर्स जो है कंजर्वेटिव है, ठीक है, यहां पर अगर कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, तो जो वर्क डन होगा इन दोनों केसेस में वो इक्वल होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस तो वही होते हैं ना जो पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करते हैं बस, ठीक है। पाथ हम कोई भी फॉलो करें, पाथ हम कोई भी फॉलो करें, सपोज यहां पर हमने ऐसा लिया हुआ था, तो अगर हम इसके अलावा सपोज ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल है, ठीक है, एक ऐसे पहुंचा, एक ऐसे पहुंचा, या फिर एक कोई ऐसे करके भी पहुंचे, तब भी इन तीनों केसेस में जो वर्क डन होगा वो सेम होगा, ठीक है। पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचने में जो भी वर्क डन होगा, उस फोर्स ने जो वर्क डन किया होगा वो सेम होगा तीनों केसेस में, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक बार फिगर बी को देख लेते हैं, और उसके हिसाब से एक और प्रॉपर्टी आएगी यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्सेस की, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी के बारे में आपको पहले बता देते हैं, फिर करेंगे तो और आसान रहेगा। उसके हिसाब से क्या होता है कि अगर जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, तो अगर हम वर्क डन निकालें किसी भी क्लोज्ड लूप में, मतलब किसी भी क्लोज्ड लूप में, सपोज फिगर बी हमारी ये है, ए टू बी है, ठीक है। पहले पार्टिकल C1 के अलोंग ए से बी जा रहा है, उसके बाद पार्टिकल बी से ए आ रहा है, ठीक है, C2 के अलोंग। तो अब जैसा कि हम देख सकते हैं ये क्लोज पाथ बन गया। अब यहां पर अगर हम वर्क डन निकालेंगे तो यहां पर वर्क डन 0 आएगा। ये कंजर्वेटिव फोर्सेस की एक प्रॉपर्टी होती है कि वर्क डन अलोंग क्लोज लूप फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज 0, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सा प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे लिखना है, ठीक है। तो इसमें ऐसे ही लिखा हुआ है, देखिए, पार्टिकल गोज फ्रॉम ए टू बी अलोंग C1 एंड देन बी टू ए अलोंग C2, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं, ये फिगर बी है हमारी, ठीक है। तो इफ द फोर्स इज कंजर्वेटिव देन टोटल वर्क डन in moving the particle from A to B along C1 and then from B to A along C2, मतलब पहले यहां से यहां फिर यहां से यहां, will be given by, वर्क डन के लिए हम क्या करेंगे, देखिए, पहले यहां से यहां का वर्क डन देखेंगे, ठीक है, प्लस यहां से यहां का वर्क डन देखेंगे, दोनों वर्क डन को हम ऐड कर देंगे, तो यहां पर टोटल वर्क डन आ जाएगा कि उस फोर्स ने कितना वर्क डन किया इस पॉइंट को ए से बी और फिर बी से ए ले जाने में, ठीक है। तो अब यहाँ पर वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू, पहले ए टू बी जाएगा, ठीक है, ए टू बी इंटीग्रेशन एफ डॉट dr, ठीक है, अलोंग C1 प्लस बी टू ए अलोंग C2, ठीक है, इंटीग्रेशन एफ डॉट dr। अब देखिए, ये ए टू बी है, ये बी टू ए है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स है उनको सेम कर देते हैं। तो इनमें से किसी भी एक को हम लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, इसको ए टू बी करना है, ठीक है। अपर लिमिट को लोअर लिमिट बनाना है और लोअर लिमिट को अपर लिमिट बनाना है। तो आपको हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था, और हमने ये जो बीटा और गामा फंक्शन की सीरीज स्टार्ट की हुई है, इसमें भी आपको हमने बताया था, और ये हम 12th में भी पढ़ते हैं
कि अगर हम अपर लिमिट को लोअर लिमिट बनाते हैं और लोअर लिमिट को अपर लिमिट बनाते हैं तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, एक नेगेटिव साइन आ जाता है। तो अब यहां से ये ए टू बी अलॉन्ग सी टू एफ डॉट डी आर हमने इसको चेंज कर दिया और यहाँ पर माइनस साइन लगा दिया, ठीक है। अब इस इक्वेशन पर ध्यान दीजिए, ठीक है, ये इक्वेशन और जो हमने अभी पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसके हिसाब से क्या था, वर्क डन अलॉन्ग ए टू बी C1, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अलॉन्ग C1 इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अलॉन्ग C2। तो अब ये दोनों तो इक्वल हो गया है ना, ये क्या है, ये वर्क डन अलॉन्ग C1 है, फ्रॉम मतलब ए टू बी जाने में जो C1 के अलॉन्ग पाथ फॉलो करके गया है वो वर्क डन है, माइनस वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अलॉन्ग C2, ठीक है, इनको माइनस करना है। अब ये तो इक्वल है इस इक्वेशन के हिसाब से, है ना, तो ये 0 हो गया। तो यहां से हमने ये प्रूव कर दिया कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अलोंग अ क्लोज लूप, किसी भी क्लोज लूप में या क्लोज पाथ में हो और वो फोर्स कंजर्वेटिव हो वहां पर, तो वो 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्क डन 0 हो गया। अब इसके बाद हम कुछ यहाँ पर केसेस देखते हैं, मतलब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। उसी के साथ हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जाम्पल्स भी देख लेंगे, ठीक है। तो हम एक स्प्रिंग का केस लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक स्प्रिंग का केस ले रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि ये स्प्रिंग है, ठीक है, और यहां से एक मास m है, उसको हम इससे अटैच कर रहे हैं स्प्रिंग से, ठीक है। और इस मास की वेलोसिटी v है और ये इस स्प्रिंग को इस तरफ कंप्रेस कर देगा, मतलब इसको इस तरफ ले जा रहा है, ये बॉडी इस तरफ मूव कर रही है। तो ये जो स्प्रिंग है इतना है, ये स्प्रिंग है, ये यहां से इतना हो जाएगा कंप्रेस होकर, ठीक है। और कब तक कंप्रेस होगा, जब तक ये जो ब्लॉक है ये रेस्ट पर नहीं आ जाता, मतलब जब तक इस ब्लॉक है जिसका मास m है वो रेस्ट पर नहीं आ जाता, मतलब उसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती, ठीक है। एक बार उसकी वेलोसिटी 0 हो गई तो ये जो स्प्रिंग है, जैसे कि हम जानते हैं स्प्रिंग की इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, तो उस इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से ये जो स्प्रिंग कंप्रेस हुआ, ठीक है, ये जो स्प्रिंग कंप्रेस हुआ ये अपनी ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करेगा, है ना। तो ये स्प्रिंग इस मास पर फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। अभी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था, तो अब ये स्प्रिंग फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो स्प्रिंग का फोर्स होता है, जो स्प्रिंग का इलास्टिक फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है या नहीं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि हमको ये लिखना कैसे है। तो कुछ हम इस तरीके से लिखेंगे कि कंसीडर अ ब्लॉक ऑफ मास m, ठीक है, विद वेलोसिटी v मूविंग टुवर्ड्स अ स्प्रिंग, ये स्प्रिंग है, इससे अटैच किया हुआ है और स्प्रिंग की तरफ मूव कर रहा है, विच इज फास्टेंड एट वन एंड टू अ वॉल, जिसको हमने एक वॉल से बांधा हुआ है, एक एंड को बांधा हुआ है, ठीक है, और एक एंड को इस मास से बांधा हुआ है। एज द ब्लॉक प्रेसेस द स्प्रिंग, ठीक है, अब जैसे ये ब्लॉक इधर मूव कर रहा है तो वो स्प्रिंग को प्रेस कर रहा है, मतलब कंप्रेस कर रहा है, ठीक है। इट स्टार्ट्स कंप्रेसिंग बाय टेकिंग एनर्जी फ्रॉम ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक की जो काइनेटिक एनर्जी है उस एनर्जी को लेकर कंप्रेस हो रहा है, एंड सो द एनर्जी एज वेल। तो इससे क्या होता है, देखिए अब जैसे ये स्प्रिंग कंप्रेस कर रहा है इस मास की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को लेकर, तो इससे क्या होगा कि जो मास की एनर्जी है और वेलोसिटी है दोनों ही डिक्रीज होगी, जो मास की एनर्जी है और वेलोसिटी है दोनों डिक्रीज होगी। और कब तक डिक्रीज होगी, जब तक ये मास m रेस्ट पर नहीं आ जाता, ये रेस्ट का केस है, ठीक है, जहां पर वेलोसिटी 0 हो जाती है। वेलोसिटी 0 मतलब ब्लॉक रेस्ट पर आ गया। अब क्या, इसके बाद हमें कुछ इस तरीके से लिखना है, नाउ द कंप्रेस्ड स्प्रिंग ड्यू टू द इलास्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है, स्प्रिंग की इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है एक्सपेंड, कंप्रेस हो गया तो एक्सपेंड करेगा, और अगर आप उसको एक्सपेंड करेंगे तो वो कंप्रेस हो जाएगा अपनी ओरिजिनल शेप में आने के लिए, ठीक है। तो एक्सपेंड कर रहा है
एंड थ्रोज बैक द ब्लॉक। ठीक है, जो ये ब्लॉक है, ये मास m है, इसको ये इस पर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ताकि जो स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है वो अपनी ओरिजिनल साइज में, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ सके। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग ने इस मास की एनर्जी ली हुई थी। ठीक है, एंड थ्रोज बैक द ब्लॉक एंड इट गेन्स स्पीड एज वेल एज एनर्जी इन रिवर्स डायरेक्शन। यहां पर ब्लॉक की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले देखिए, समझिए, पहले क्या हुआ, पहले ये मास m है, ये इस पर फोर्स लगा रहा था, तो ये जो स्प्रिंग है, मास की काइनेटिक एनर्जी जो है, उस काइनेटिक एनर्जी को लेकर कंप्रेस हो रहा था। तो काइनेटिक एनर्जी ले रहा है, मतलब उस मास की एनर्जी ले रहा है। तो इसकी वजह से जो मास है, जो ब्लॉक है, उसकी एनर्जी और वेलोसिटी दोनों ही डिक्रीज हो रही थी। कब तक डिक्रीज हो रही थी? जब तक v इज इक्वल टू 0 नहीं हो गया, मतलब जब तक वो ब्लॉक रेस्ट पर नहीं आ गया। जैसे ही रेस्ट पर आया, उसके बाद क्या हुआ कि स्प्रिंग ने इस मास पर फोर्स लगाया, अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से फोर्स लगाया, मतलब एक्सपेंड करना स्टार्ट किया ताकि वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ सके। ठीक है, इससे क्या हुआ, ये जो मास m है, ब्लॉक है मास m, उसने स्प्रिंग से एनर्जी ली। ठीक है, स्प्रिंग से एनर्जी ली। तो अब क्या होगा, जो मास है, जो मास ब्लॉक है, उसकी एनर्जी और वेलोसिटी दोनों ही इंक्रीज होगी, पर रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि पहले मास इस तरफ मूव कर रहा था, जो मास ब्लॉक है वो इस तरफ मूव कर रहा था, अब इस तरफ मूव करेगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ये स्प्रिंग एक्सपेंड कर रहा है, तो आप ये बताइए कि ये जो स्प्रिंग है, इसको मूव करा रहा है ना, तो क्या ये मास ब्लॉक अपनी इनिशियल पोजीशन में आएगा, मतलब कि अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस आएगा, या फिर थोड़ा आगे पीछे कहीं आएगा? ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो अभी हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो देखिए, सीधी सी बात है कि अगर जो फोर्स लग रहा है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ये मास ब्लॉक, ये पूरा प्रोसेस होने के बाद जब ये स्प्रिंग एक्सपेंड करेगा, तो ये अपनी इनिशियल पोजीशन में ही वापस आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि अगर एक बॉल को हम हवा में थ्रो करते हैं, ठीक है, तो उस पर ग्रेविटी लग रही होती है ना, जैसे कि हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है। तो वो बॉल अपनी इनिशियल पोजीशन पर ही आकर रुकती है। ठीक है, तो यहां पर फोर्स कौन सा लग रहा था? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि यहां पर वर्क डन क्या होगा? 0 हो जाएगा। यहां पर वर्क डन 0 हो जाएगा, क्योंकि सपोज ये ग्राउंड है और ये फाइनल पोजीशन है। ठीक है, इसको हम ऐसा थ्रो कर रहे हैं, तो पहले बॉल यहां से यहां जाएगी, फिर यहां से यहां जाएगी, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। तो यहां पर वर्क डन कितना हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स से? 0। तो यहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो अभी हम यहां पर आते हैं। तो यहां पर कुछ केसेस आते हैं। सपोज कि ये जो प्लेन है, ठीक है, ये जो सरफेस है, अगर ये फ्रिक्शनलेस है, मतलब अगर यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, तो ये जो ब्लॉक है ये अपनी इनिशियल पोजीशन पर ही आकर रुकेगा, ना आगे ना पीछे, कहीं भी नहीं, अपनी इनिशियल पोजीशन पर एग्जैक्ट। ठीक है, लेकिन अगर ये ब्लॉक जिस सरफेस पर रखा हुआ है वो सरफेस फ्रिक्शनलेस नहीं है, मतलब कि उस सरफेस पर फ्रिक्शन है, तो ये जो मास m है अपने इनिशियल पोजीशन से कुछ पहले ही आकर रुक जाएगा। ठीक है, और ऐसा होने का रीजन यह है क्योंकि कुछ एनर्जी फ्रिक्शनल फोर्स को
ओवरकम करने में यूज हो जाती है। ठीक, तो यहां से हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और जो स्प्रिंग फोर्स होता है, स्प्रिंग का इलास्टिक फोर्स होता है, वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, तो इफ द सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, अगर सरफेस फ्रिक्शनलेस है, मतलब जिस सरफेस पर वो मास m ब्लॉक रखा हुआ है, जो ब्लॉक रखा हुआ है उस सरफेस पर, अगर वो सरफेस फ्रिक्शनलेस है तो, अगर वो सरफेस फ्रिक्शनलेस है तो जो ब्लॉक है अपनी इनिशियल पोजीशन पर ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हमें ऐसे लिखना है, इफ द सरफेस इज फ्रिक्शनलेस देन द ब्लॉक comes back to its position of first contact with spring। ठीक है, मतलब जहां से जो स्प्रिंग की मतलब जो उस ब्लॉक की इनिशियल पोजीशन थी वहीं पर आकर रुकेगा। ठीक है, विथ सेम वेलोसिटी, अपनी सेम वेलोसिटी से, या फिर काइनेटिक एनर्जी विद विच इट स्टार्टेड कंप्रेसिंग द स्प्रिंग, मतलब जो भी उसकी इनिशियल कंडीशन थी ना, वो उसी कंडीशन में सेम आ जाएगा, उसी कंडीशन में वापस आ जाएगा। पोजीशन भी वही हो जाएगी, वेलोसिटी भी वही हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी भी वही हो जाएगी। ठीक है, जो पहले थी। Thus the block retains its original energy और no work is done in moving the block under the elastic force of the spring। ठीक है, मतलब कि जैसा इनिशियल कंडीशन थी फाइनल कंडीशन में वैसी ही हो गई। मतलब इस केस में हुआ क्या कि सपोज यहाँ पर ब्लॉक है ये, ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन है ब्लॉक की, ये फाइनल पोजीशन है। ठीक है, तो ब्लॉक यहां से यहां पर पहुंचा उस स्प्रिंग को कंप्रेस करने के बाद, और जब वो स्प्रिंग एक्सपेंड हुआ, जब एक्सपेंड हुआ तो वो यहां से उसको उसने यहां पर पहुंचा दिया। तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो जीरो हुआ। इसकी वजह से जो हम ये कह सकते हैं, जो इलास्टिक फोर्स ऑफ स्प्रिंग है उसने कोई भी काम नहीं किया, वर्क डन जीरो हो गया। क्लोज लूप में वर्क डन जीरो हो गया, क्योंकि ये क्लोज लूप ही बन गया है, पहले यहां से यहां फिर यहां से यहां। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इलास्टिक फोर्स ऑफ स्प्रिंग होता है, द इलास्टिक फोर्स ऑफ स्प्रिंग इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखने वाली चीज है। लेकिन अगर यहाँ पर फ्रिक्शन है, दूसरा केस आता है यहाँ पर, हाउएवर इफ वी एज्यूम द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन, तब क्या होगा, तब क्या होगा, जो ब्लॉक है अपनी इनिशियल पोजीशन से थोड़ा पहले आकर रुकेगा, क्योंकि कुछ एनर्जी उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने में लगेगी, जैसा कि आपको बताया था अभी। ठीक है, तो ऐसे लिखना है इसको, द ब्लॉक विल नॉट कम बैक विथ सेम वेलोसिटी and energy as some of the energy is used in consuming the force of used in overcoming the force of friction। ठीक है, तो यहां से फ्रिक्शन को हम कह सकते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऐसे ही जो हमने आपको एग्जांपल बताया था बॉल का, कि अगर हम उसको ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तब वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आ जाता है। तो यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स हो जाता है ना। तो यहां से इसको अगर आप लिखना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे कि देखिए, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड अगेंस्ट ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं ग्रेविटेशनल एक अट्रैक्टिव फोर्स है, ग्रेविटेशन एक अट्रैक्टिव फोर्स है, क्योंकि वो बॉडी को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, इट रिटर्न्स बैक टू द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट वॉज थ्रोन विद द सेम वेलोसिटी एंड एनर्जी विद विच इट वॉज थ्रोन अपवर्ड। ठीक है, सेम वेलोसिटी से, सेम एनर्जी से वापस आता है जिस एनर्जी से उसको हमने पहले फेंका था ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि नो वर्क इज डन इन मूविंग द बॉडी अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, क्योंकि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी वर्क नहीं लगा है, क्योंकि सेम वेलोसिटी है और सेम एनर्जी है, जैसी इनिशियल कंडीशन थी सेम वैसी ही फाइनल कंडीशन है, तो कोई वर्क डन हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव। ठीक है, तो आप कहीं लिखते जाइए एक जगह कि
यहाँ पर हमारे पास इलास्टिक फोर्स जो स्प्रिंग का होता है वो भी कंजर्वेटिव होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स वो भी कंजर्वेटिव होता है, और फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होता है। अभी हम और भी एग्जांपल्स देंगे, तो आप लिखते जाइए। तो यहाँ पर एक और पॉइंट आता है कि जो भी सेंट्रल फोर्सेस होते हैं, मतलब जो भी किसी पॉइंट टुवर्ड्स अ पॉइंट या फिर अवे फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ऐसा काम कर रहे होते हैं, वो फोर्सेस हमेशा कंजर्वेटिव होते हैं। और ऐसे फोर्सेस को हम सेंट्रल फोर्सेस भी बोलते हैं। मतलब द फोर्सेस विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स पॉइंट और अवे फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। जैसे कि यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जैसा कि वो चार्ज के पास या मतलब चार्ज की तरफ या फिर चार्ज से दूर ऐसे ही काम कर रहा होता है। और इन फोर्सेस को क्या कहते हैं? सेंट्रल फोर्सेस। ठीक है, तो ये फोर्सेस डिपेंड करते हैं ऑन इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, मतलब किसी भी इंस्टेंट पर पार्टिकल की क्या पोजीशन है ये इस पर डिपेंड करते हैं, और उस पार्टिकल की वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, और इनकी जो डायरेक्शन होती है वो किसी भी एक फिक्स्ड सेंटर की तरफ होती है। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल एंड कंजर्वेटिव फोर्सेस called central forces depends on instantaneous position of particle and independent of velocity of particle and are directed towards a fixed center। एक fixed center की तरफ फोर्स लगाते हैं ये, और ये होते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक, अब यहां पर हम थोड़े से नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात भी कर लेते हैं जल्दी से। द फोर्सेस लाइक फ्रिक्शनल फोर्स एंड विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स क्या होता है? जो फ्लूइड्स में लगता है। ठीक है, द फोर्सेस लाइक फ्रिक्शनल एंड विस्कस फोर्सेस आर वेलोसिटी डिपेंडेंट। ठीक है, ये फोर्सेस भी वेलोसिटी डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं वे वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, वेलोसिटी के। और जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं वो वेलोसिटी पर डिपेंड करते हैं, वेलोसिटी डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, इनकी जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन पर। ठीक है, अब यहाँ पर एक केस आता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने भी वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस होते हैं वो सारे नॉन कंजर्वेटिव ही हों, क्योंकि यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी आ जाते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो मैग्नेटिक फोर्स जैसे कि हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर ये सीधे सीधे दिख रहा है कि वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, पर ये भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो फोर्स F लग रहा है ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है डिस्प्लेसमेंट के। ये जो फोर्स है ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है डिस्प्लेसमेंट के। अब परपेंडिकुलर है मतलब कि एंगल 90 डिग्री है और cos 90 होता है 0। मतलब हमारे पास एक वर्क का ये फॉर्मूला भी होता है ना, वर्क इज F डॉट डी आर। तो यहां से हम लिख देते हैं वर्क इज इक्वल टू F, चलो इसको R लिख देते हैं, एफ आर कॉस थीटा। अब यहाँ थीटा अगर 90 डिग्री आ जाएगा तो वर्क डन तो 0 हो गया। अब वर्क डन 0 हो गया इसका मतलब कि फोर्स कंजर्वेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसी भी पाथ की बात करें तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाता है। मैग्नेटिक फोर्स ने जो वर्क डन किया होता है वो 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है और जो फोर्स है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी कि हमने इस वीडियो में क्या देखा। ठीक है,
कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बीच में आपको पेपर में या तो डिफाइन करने को आ सकता है कि डिफाइन कंजर्वेटिव फोर्सेस विद एग्जांपल्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, या फिर आपको कह सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो ये 3 मार्क्स का आ सकता है या 5 मार्क्स का भी आ सकता है। तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि हमको कितने पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक हम इसको डिफरेंशिएट करके दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा ऐसे देखेंगे, आपको याद रहेगा अगर आप ऐसे लिखेंगे तो। और पेपर में अगर डिफरेंशिएट करने को आता है तो आप ऐसे ही लिखेगा, बेटर रहता है। ठीक है, और मार्क्स भी थोड़े अच्छे मिलते हैं। तो देखिए सबसे पहले कंजर्वेटिव की बात करते हैं, फिर नॉन कंजर्वेटिव की। ठीक है, तो वर्क डन बाय द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। जैसे कि हमने देखा था कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, लेकिन इनिशियल से फाइनल पोजीशन पहुंचने में जो पाथ फॉलो किया गया है उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ऐसे फोर्सेस होते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। वहीं अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें तो वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर तो डिपेंड करते ही हैं, और जो पाथ फॉलो किया गया है फाइनल पोजीशन तक पहुंचने में उस पर भी डिपेंड करते हैं। तो ऐसे लिखेंगे, वर्क डन बाय द फोर्स डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड। ठीक, सेकंड पॉइंट क्या आता है कि अगर हम किसी भी क्लोज पाथ में वर्क डन देखें कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए तो वो हमेशा 0 होता है। ठीक है, वो हमेशा 0 होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स along a closed path या closed loop is always 0। यहां पर क्या होगा, वर्क डन अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इज नॉन जीरो। क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ डिसिपेटिव फोर्सेस भी होंगे, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स होता है तो कुछ एनर्जी हमें उस फोर्स को ओवरकम करने में लगानी होती है। तो इसलिए जो वर्क डन होता है क्लोज पाथ में वो नॉन जीरो आता है, 0 नहीं आता है। थर्ड पॉइंट क्या है, देयर वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, जनरली यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं वहां पर ये जो इनकी वैल्यू है वो पार्टिकल की वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। बट फिर भी यहाँ पर एक एक्सेप्शन है यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स, जिसका फॉर्मूला हमने क्या देखा था, F इज इक्वल्स टू Q इंटू नहीं सॉरी ये जस्ट F इज इक्वल्स टू Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। यहाँ पर ये Q होता है चार्ज, उस पार्टिकल का चार्ज, V होता है यहाँ पर उस पार्टिकल की वेलोसिटी, और B होती है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, ये F होता है यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स। हम इसको कभी कभी FB से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयर वैल्यू डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, यहाँ पर तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर अब कुछ एग्जांपल्स इसके लिखेंगे हम। एग्जांपल्स जैसे कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सभी कंजर्वेटिव फोर्सेस हो जाएंगे। और यहाँ पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स, ये सारे होते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, पर आप 2-3 एग्जांपल्स लिख दीजिएगा, हो जाएगा इससे। ठीक है, इसके आगे एक और पॉइंट देखते हैं। इसके बाद हमारे पास ये आता है कि वर्क डन फॉर क्लोज लूप इज इक्वल्स टू 0। अब जैसे कि हमने पढ़ा था, इससे पहली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसके हिसाब से वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अगर वर्क डन 0 है तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो यहां से हम एक चीज ये ले सकते हैं कि देयर इज नो चेंज और लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। जो पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज या फिर उसका कोई लॉस नहीं होगा। वहीं अगर यहां पर हम बात करें तो वर्क डन अराउंड क्लोज पाथ इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से क्या कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी या कुछ लॉस
आएगा उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। और यहाँ पर एक कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल हम ये भी लिख सकते हैं कि इलास्टिक फोर्स ऑफ स्प्रिंग इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो का टॉपिक होगा पोटेंशियल एनर्जी, और उससे रिलेटेड और भी कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस होंगी जो पेपर में आ सकती हैं, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी कर्व के बारे में आपने सुना होगा। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप वो भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे या आपके क्वेश्चन के आंसर देख दें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए और मेहनत करते रहिए।